साथियों अगर आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, आप लोग चाहते हैं कि अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो ये 20 क्वेश्चंस हिंदी के और 20 क्वेश्चंस जीके जीएस के आपको जरूर देखना चाहिए। ये 40 क्वेश्चंस की क्लास है और मैं आपको बता देता हूं साथियों, 40 क्वेश्चंस मैंने पूरी सामान्य ज्ञान के और पूरी हिंदी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। अगर इन 40 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप अपनी रियल एग्जाम में देखेंगे। और एक तरीके से साथियों ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट है। इन 20 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट हिंदी के लिए 10 क्वेश्चंस का रहना चाहिए और सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट 8 से 9 प्रश्नों का रहना चाहिए। चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बहुत ही तेजी के साथ प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि साथियों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए जब हम लोग यहाँ पर प्रमाण लिखते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से साथियों प्रमाण लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग साथियों क्या लिखते हैं, प्रामाणिक लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं प्रामाणिक। ही आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला है, साधु माला घुमा रहा है। यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें आपको बताना है साधु क्या माला घुमाई जाती है, माला घुमाई जाती है, माला क्या फेरी जाती है। साधु माला फेर रहा था ये सही होता, नचा रहा था ये भी गलत है, साधु माला फेंक रहा था ये भी गलत है, साधु माला चला रहा था ये भी गलत है, और साधु माला फेर रहा था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें ना साथियों एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी में जो हिंदी का सेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं आना है, बहुत चंद चैप्टर हैं, मात्र कुछ चैप्टर हैं, वो उनसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो प्रीवियस यानी कि पिछली एसएससी जीडी की 3 भर्तियों का पूरी पूरी साथियों नॉलेज है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे। खाली जगह के बहुत प्रश्न आ रहे थे, विलोम के बहुत प्रश्न आ रहे थे, पर्यायवाची के बहुत प्रश्न आ रहे थे, गलत वाक्य को सही करने के बहुत प्रश्न आ रहे थे। तो उसी प्रकार का यहाँ पर मैं आपके लिए साथियों क्वेश्चंस लाया हूं। तो यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो ये कुछ वाक्य में आपको दिक्कत लग रही है, तो आपको यही बताना है साथियों इसमें से क्या दिक्कत है। देखिए सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो त्रुटि कहां पर है साथियों बताइए। चलिए सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, ये आपका त्रुटि वाला है। इसमें होना क्या चाहिए, सरदार भगत सिंह को, यानी कि ने की जगह अगर को आ जाता तो पूरा वाक्य आपका सही हो जाता। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सुमति का विलोम साथियों क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए सुमति का विलोम जो होगा ना वो कुमति होगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए पाव बारह होना, ये क्या है, ये एक मुहावरा है और इसका आपको अर्थ बताना होता है। पाव बारह होना, देखिए पाव किसे कहते हैं, आपने सुना होगा भाई पाव भर दूध दे दो, पाव भर का मतलब होता है 250 ग्राम, ठीक है। अब ये 12 हो गया, यानी कि 250 ग्राम 12 हो गया, तो इसलिए कहा जा सकता है पाव कोई चीज है और वो 12 हो गई है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं खूब लाभ होना, बहुत ज्यादा फायदा होना, पाव 12 होना कहलाया जाता है। ऐसे ट्रिक से हम लोग कुछ याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, और वर्तनी से संबंधित हर एक शिफ्ट में समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो साथियों एसएससी जीडी का अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों एग्जाम से रिलेटिव जो कंटेंट इस बार पूछा जाएगा वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ये समझ लीजिए बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र जैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए हासिल होता है तो हासिल नहीं होता है, हासिल भी नहीं होता है, हासिल होता है, बिल्कुल हासिल होता है। मुझे ये चीज हासिल करना है, बोला जाता है ना कि मैं तो ये चीज हासिल करके रहूंगा, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द की वर्तनी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले की सही। इस पे वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग को, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग और स्पेलिंग को हिंदी में कहते हैं वर्तनी। उसके बाद देखिए इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वह भीख गुजर करता है, तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से, ये आपसे पूछा जा रहा है। वह भीख फेंक कर गुजर करता है तो नहीं, वह भीख देकर गुजर करता है तो नहीं, वह भीख बांट कर गुजर करता है तो नहीं, वह भीख मांग कर गुजर करता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर अगर है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अस्वीकार मतलब होता है साथियों डिनाई करना, मना कर देना। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वीकार करना इसका विलोम हो जाएगा। अब यहां पर स्वीकार करना तो लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए साथियों स्वीकार करने को हम लोग अंगीकार करना भी कहते हैं। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर स्वीकार ऑप्शन में होता तो स्वीकार लगा देते,
अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वीकार मतलब अंगीकार मतलब क्या होता है, अंगीकार मतलब होता है साथियों स्वीकार करना, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए तीर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो तीर के पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं साथियों, तो तीर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तीर को हम लोग क्या कहते हैं, बाण भी कहते हैं, तीर को शिलीमुख भी कहते हैं, तीर को नाराज भी कहते हैं, और तीर को शर भी कहते हैं। इस प्रकार आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि जिसके मन में दया का अभाव हो। देखिए अभाव किसे कहा जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज की कमी है और ऐसी कमी है कि 100% कमी है भाई, कैसी कमी है, 100% कमी है, तो उसको कहा जाएगा अभाव कहा जाएगा। जिसके मन में दया दया की कमी हो, और कितनी कमी हो, 100% हो, यानी कि जिसके मन में दया हो ही नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उसको निर्दय कहेंगे। एक शब्द आपसे पूछा जाता है कि बताइए निर्दय सही शब्द है या निर्दयी सही शब्द है। तो निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है, निर्दय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। देखिए साथियों अगर एसएससी जीडी में आपको हिंदी के सेक्शन में क्या करना है साथियों, 20/20 करना है, तो ये समझ लीजिए बहुत आराम से 20/20 हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको डेली इस चैनल से जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डेली 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो 20 क्वेश्चंस पूरी हिंदी पर आधारित होंगे, यानी कि पूरी हिंदी का पूरा ज्ञान हम लोग ले लेंगे, संपूर्ण निचोड़ हम लोग ले लेंगे, जो सबसे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग ले लेंगे, और ऐसे आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, एक दरमियानी आपको पढ़ना है कि जिससे आपका एग्जाम निकल जाए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है। देखिए अगर बात करें सही वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, तो सही वर्तनी की अगर बात करें तो यहाँ पर साथियों देखिए ये लिखा हुआ है दशहरा, दशहरा नहीं होता है, क्या होता है, दशहरा होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम लिखा हुआ है, बल्कि होता क्या है, कार्यक्रम होता है। कार्य हो गया हो गया हो गया, और ये आपका हो गया क्रम हो गया। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जवाब, जवाब नहीं होता है साथियों, क्या होता है, जवाब होता है, ठीक है ना, जवाब होता है। तो अब बचा क्या, बचा ऑप्शन नंबर ए आराधना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, सही वर्तनी है। कठिनाई से होने वाले कार्य को हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए। चलिए चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें असाध्य कहेंगे, असाध्य नहीं कहेंगे, श्रम साध्य भी नहीं कहेंगे साथियों, आसान भी नहीं कहेंगे, बल्कि कष्ट साध्य कहेंगे। जो कठिनाई से होने वाला काम हो उसको कष्ट साध्य कहा जाता है, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। वृद्ध, वृद्ध की यहां पर साथियों बात आई है, वृद्ध का मतलब क्या होता है, और वृद्ध का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो वृद्ध का विलोम जो होगा, और सबसे सही आंसर जो जाएगा वो बालक के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें ना, वृद्ध युवक का भी विलोम होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर बालक ना लिखा होता, युवक लिखा होता, तो युवक आप लोग लगा देते, ठीक है ना। तो युवक का विलोम वृद्ध भी होता है, या वृद्ध का विलोम युवक भी होता है, और युवक का विलोम बुढ़ा भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। किशोर की अगर विलोम की बात करें तो किशोर का विलोम युवा भी होता है। लेकिन इसका जो सबसे सटीक उत्तर जाएगा इस प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, क्या, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें दो तरह के होते हैं, कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो जीव बच्चे देंगे, अंडे नहीं, जो जीव बच्चे देंगे उनके कान हमेशा बाहर की तरफ निकले होंगे। अगर बात करें साथियों इंसान की, वो भी एक जीव है, तो वो अंडे नहीं देता, वो बच्चे देता है, मतलब औरत एक, तो उसके कान बाहर की तरफ निकले होंगे। कुत्ते की अगर बात करें, कुत्ता अंडे नहीं देता है, बच्चे देता है, उसके भी कान बाहर की तरफ निकले होंगे। सुअर की अगर बात करें, सुअर भी क्या देता है साथियों, बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है, तो उसके भी कान बाहर की तरफ निकले होंगे। अगर बात करें मुर्गी की, तो मुर्गी अंडे देती है, इसलिए उसके कान अंदर की तरफ। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं कि जो भी बच्चे देता है उसके कान बाहर की तरफ निकले होंगे, और जो अंडे देता है उसके कान अंदर की तरफ होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न से मुझे याद आ गया कि जिसका जन्म शरीर से साथियों हुआ हो उसको पिंडज कहा जाएगा। ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विद्वान का पर्यायवाची साथियों क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। विद्वान किसे कहा जाता है, एक बार बताने की
कोशिश कीजिए। विद्वान, हम लोग विद्वान के पर्यायवाची पंडित भी होता है, जो विवेकी होता है या बहुत ज्ञानवान होता है उसको भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मनीषी भी मतलब क्या होता है, विद्वान ही होता है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऋषि क्या होता है, ऋषि का पर्यायवाची मुनि हो जाएगा, कहता नहीं है ऋषि है, मुनि है या महात्मा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको करना है चयन और बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चिड़िया क्या मिमियाती हैं, तो मैंने तो नहीं सही सुना है मिमियाते हुए। चिड़िया चहचहाती है, तो बिल्कुल सही, चिड़िया हमेशा चहचहाएंगी। दहाड़ती नहीं है, भौंकती नहीं है, मिमियाती नहीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। विवाद का विलोम क्या होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए क्या हो सकता है साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों, विवाद का विलोम जो होगा वो निर्विवाद होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रतिवाद का विलोम क्या होगा, प्रतिवाद का विलोम जो होगा वो वाद होगा, ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है साथियों, देखिए विवाद के दो विलोम बनते हैं। एक तो विवाद का आपको ध्यान रखना है निर्विवाद भी हो सकता है और निर्विरोध भी हो सकता है। क्या, निर्विरोध और निर्विवाद, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो ये प्रश्न साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वल कभी भी हमेशा लिखेंगे तो उज्ज्वल में दो बार जा आएगा और दोनों बार आधा जाएगा, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। दो बार जाएगा और दोनों बार आधा जाएगा, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि उत्तीर्ण आपको बताना है साथियों, उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना और फेल होने को कहते हैं अनुत्तीर्ण होना, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, बताइए। तो जिसे कभी साथियों बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहा जाता है, उसको तो अजर कहा जाता है। क्या, अजर कहा जाता है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। और अमर किसे कहा जाता है, फिर अमर किसे कहा जाता है, जो कभी ना मरे उसे अमर कहेंगे। अच्छा, ऊसर मतलब क्या होता है, जहां कुछ पैदा ही ना हो तो उसको ऊसर कहेंगे। और उर्वर किसे कहेंगे, उपजाऊ भूमि को उर्वर कहेंगे, तो ये बात भी आपको साथियों ध्यान रखना है। कुलीन शब्द यहां पर लिखा हुआ है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, उसे कुलीन कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। तो अभी आपने देखे हिंदी के 20 क्वेश्चंस, उसमें से आप अपना टारगेट बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीके के 20 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे पूरे सामान्य ज्ञान के, और इन क्वेश्चन से रिलेटिव जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वेश्चन 20 कराऊंगा वो आपने देख लिए, और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो आपने देख लिए, तो एग्जाम में आपका साथियों बहुत बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। मतलब तैयारी आपकी जितनी 21 है तो 22 हो जाएगी, 20 है तो 21 हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस में जितना कंटेंट आपको दे सकता हूं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, और इसमें भी आपको कम से कम टारगेट 8 क्वेश्चंस का करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में जो बनेगा वो ये पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, मतलब किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अगर महात्मा गांधी की बात करें, यानी कि कांग्रेस की बात करें, तो उसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर ने लिया, और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, तेज बहादुर सप्रू ने लिया है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ए और बी के साथ जाएगा, यानी कि डी के साथ। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें ना हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ने का भी है, ये बात आपको ध्यान रखना है, और आलू का भी है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या को कितने प्रतिशत भारत में रहती है। तो मान लीजिए पूरा विश्व है, ठीक है ना, ये पूरा विश्व है, तो भारत मान लीजिए है, तो भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ये एग्जाम में प्रश्न आपसे बनता है। तो 17.5% रहती है। अगर मान लीजिए 100% पूरे विश्व में लोग रहते हैं, तो 17.5% लोग भारत में रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये एक कैसा अधिकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए
क्या आपका राइट आंसर यहां पर साथियों हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार है? तो ये एक साथियों आपको ध्यान रखना है, ये एक विधिक अधिकार है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो किस टाइप का क्वेश्चन है साथियों? एक क्वेश्चन से संबंधित मतलब 4 क्वेश्चंस यहां पर आपके बनेंगे, बताइए। चलिए, समय आपको दिया जा रहा है। यहां पर साथियों लिखा हुआ है कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ, बिल्कुल सही। लेकिन आगरा की अगर बात करें तो आगरा साथियों गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ नहीं है। आगरा एक उत्तर प्रदेश में है आगरा, और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है आगरा, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। लेकिन जो तीसरा अधिवेशन हुआ था यानी कि 1887 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और यहीं पर से प्रश्न बन गया चूंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, बताइए। तो एक ऐसी जनजाति की अगर बात करें तो थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है तो जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि गारो जनजाति है ना, पूछा आपसे ये जा रहा है कि गारो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मेघालय में साथियों गारो जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर वो आपने तैयार कर लिए तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, बताइए। तो किससे करेंगे साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, तो शेरशाह सूरी अगर आपका उत्तर है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि जो चरकुला नृत्य है ये कहां पर किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों ये जो लठमार होली होती है ये कहां पर की जाती है, ये बरसाना में की जाती है। बरसाना कहां पर है, मथुरा में है। लठमार दिवाली नृत्य कहां पर किया जाता है, तो बुंदेलखंड में किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है साथियों। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साथियों कब हुई थी। देखिए जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसकी शुरुआत योजना आयोग के द्वारा की जाती थी पहले 1951 में, सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है ना। अब अगर योजना आयोग की जगह पर बात करें तो नीति आयोग है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो कब शुरू की गई थी साथी, 1951 में शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है 51 से 56 तक। नीली क्रांति किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति के जनक कौन है, तो दो नाम यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक तो हीरालाल चौधरी का और एक अरुण कृष्णन का, ये दो नाम आपको ध्यान रखने, ये दोनों नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। अगर बात करें नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, बताइए, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, बताइए। चलिए चलिए भाई साहब देखिए अगर बात करें एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई। दो नदियां आपको ध्यान रखें, नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगी, यानी कि गंगा नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए एग्जाम से संबंधित जो कंटेंट आपको यहाँ दिया जाता रहेगा वह अदर किसी चैनल के माध्यम से नहीं दिया जाता रहेगा। तो भूकंप की तीव्रता तो साथियों सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता थी, बताइए।
तो ऐसा कौन सा जिला था जहां पर सबसे कम साक्षरता थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो श्रावस्ती की अगर बात करें साथियों, सबसे कम साक्षरता थी श्रावस्ती में, और सबसे अधिक साक्षरता जो थी वो गौतम बुद्ध नगर में थी। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय की स्थापना साथियों कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड के द हेग में है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री है ना, वो राकेश शर्मा है। अगर पूछा जाए विश्व के ये कौन से नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 138वें नंबर के थे, यानी कि 137 लोग इनसे पहले जा चुके थे अंतरिक्ष में। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कहाँ के थे, तो ये पंजाब के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह साथियों हम लोगों ने कुल मिला के 40 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के।